हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। दोस्तों, इससे रिलेटेड पूरा टॉपिक जो दोस्तों पूरा का पूरा जो कंप्लीट टॉपिक है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, सभी इस वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का केवल आप एक वीडियो ये देख लेना। ठीक है, ये पीडीएफ आप एक बार रिवाइज कर लेना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पीडीएफ टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और दोस्तों पीडीएफ आपको एक दो बार रिवाइज कर लेनी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से यहीं से बन जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो बहुत छोटी सी रहेगी, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलेगी, तो मेक श्योर आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है दोस्तों, वो बहुत सारे अंगों को मिलाकर जो दोस्तों सिस्टम बनता है, उसको बोलते हैं दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी कई प्रकार के आपके कई सारे अंग दोस्तों आते हैं। ठीक है, देखिए सेल्स जो सबसे पहले देखिए टिश्यू मिलकर दोस्तों आपके निर्माण करते हैं दोस्तों अंग का। ठीक है, और टिश्यू किससे बनते हैं दोस्तों? कोशिकाओं से। ठीक है, और दोस्तों अंग फिर बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं दोस्तों। इसी तरह से एक आपका होता है दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जैसे और भी आप देख सकते हैं दोस्तों, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम दोस्तों मिलाकर फिर पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जो मेनली बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं पहले क्या लिखा गया है यहाँ पर इस स्लाइड में। शरीर द्वारा उपापचयी क्रियाओं के उपरांत अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। इस क्रिया में सहायता करने वाले अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, दोस्तों जब आप कोई चीज़ खाते हैं पीते हैं दोस्तों, उसके चयापचय यानी कि दोस्तों उसका आपका डाइजेशन के बाद दोस्तों जो वेस्ट बचता है, ठीक है, उस वेस्ट को दोस्तों बाहर निकालने को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मानव शरीर में दोस्तों कई प्रकार के उत्सर्जी अंग यानी कि एक्सक्रीटरी दोस्तों ऑर्गन्स पाए जाते हैं दोस्तों। इनमें आपके लंग्स यानी कि फेफड़े भी आते हैं। ठीक है, स्किन यानी कि आपकी त्वचा भी आती है। ठीक है, लीवर भी आता है दोस्तों, आपका किडनी भी आता है। ठीक है, मेन जो दोस्तों उत्सर्जन तंत्र का अंग है दोस्तों, वो वैसे तो किडनी को बोला जाता है, लेकिन दोस्तों जिन भी अंगों से आप वेस्ट मटेरियल को आपके बॉडी से दोस्तों बाहर निकाल रहे हैं, उसको हम उत्सर्जन तंत्र या फिर उत्सर्जी अंग दोस्तों बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे लंग्स की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो लंग्स से हम क्या निकालते हैं दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए यूज में नहीं है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य कौन करते हैं दोस्तों? फेफड़े। तो दोस्तों एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंदर ही आपके लंग्स भी आते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर हम बात करते हैं स्किन यानी कि त्वचा के बारे में, तो यहाँ से दोस्तों क्या निकलता है? हमारा पसीना यानी कि स्वेट निकलता है। तो त्वचा को भी आप एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों लीवर के बारे में, तो दोस्तों लीवर से हमारा निकलता है यूरिया। ठीक है, दोस्तों लीवर भी दोस्तों एक्सक्रेशन कर रहा है किसका? यूरिया का, तो इसको भी हम उत्सर्जी अंग बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह आप किडनी के द्वारा जो दोस्तों मूत्र का एक्सक्रेशन होता है दोस्तों, इसीलिए हम किडनी को भी उत्सर्जी अंग बोलते हैं। ठीक है, तो मेनली जो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो करने वाले हैं किडनी यानी कि वृक्क के बारे में। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र आपका पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वीडियो बस देखते रहना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो दोस्तों मैंने वहाँ आपको बताया था कि इनमें जो दोस्तों इनके मोलीमर्स होते हैं दोस्तों, एकलक होते हैं दोस्तों, मोनोमर सॉरी, तो उनमें दोस्तों किस किस से मिलकर बने होते हैं दोस्तों? अगर मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो इसमें दोस्तों तीन तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोटीन के बारे में, तो दोस्तों प्रोटीन में आपके चार तत्व पाए जाते हैं दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी पाई जाती है। ठीक है, तो नाइट्रोजन को मिलाकर इसमें चार तत्व आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे फैट्स के बारे में, तो दोस्तों इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिए थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो दोस्तों चयापचय पर ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों कौन बाहर निकालते हैं? हमारा लंग्स बाहर निकालते हैं, और H2O पानी के रूप में दोस्तों, मूत्र के रूप में जो हमारा जल निकलता है दोस्तों, उसको उसमें कौन हेल्प करता है? हमारी किडनी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पैदा करते हैं, कौन करते हैं दोस्तों? प्रोटीन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। ठीक है,
चयापचय पर ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करते हैं दोस्तों। कौन? फैट। ठीक है, फैट और दोस्तों कार्बोहाइड्रेट दोनों ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चयापचय के बाद। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए मेटाबॉलिज्म दोस्तों क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। ठीक है, दो चीज़ों में यहाँ पर इसको दो टाइप से आपका समझाया गया है। ठीक है, सांस लेने के दौरान इसे बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों, किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और यूरिया और HC3O में HCO3 में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर मेनली जो बात हो रही है दोस्तों वो किसकी हो रही है? देखिए NH3 यहाँ पर एक दोस्तों होती है आपकी लीवर से पहले हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, उसमें दोस्तों अमोनिया की मात्रा दोस्तों बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो लीवर क्या करता है दोस्तों? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर निकलती है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, लीवर की जो दोस्तों कोशिकाएं होती है वो उसमें दोस्तों ग्लूकोज जलता है। ठीक है, हर कोशिका में दोस्तों ये क्रिया होती है, मैंने आपको बताया था जब आपको मैंने पढ़ाया था दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों ग्लूकोज के जलने पे दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या मिलता है हमें दोस्तों? एनर्जी मिलती है, और दोस्तों वहाँ से क्या रिलीज होती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो NH3 यानी कि अमोनिया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर दोस्तों किसका निर्माण कर देते हैं? यहाँ पर यूरिया का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों H2O यानी कि यूरिन, मूत्र, तो दोस्तों मूत्र पसीना हवा में नमी के रूप में फेफड़े 400 मिलीलीटर पर डे के अकॉर्डिंग दोस्तों जो है आपका जो दोस्तों वाष्प के रूप में जल को बाहर निकालते हैं। ठीक है, H2O की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों जल के बारे में, तो दोस्तों ये 3 टाइप से यहाँ पर निकलता है आपका। एक तो मूत्र में निकलता है दोस्तों, दूसरा निकलता है पसीने में, और दोस्तों जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं दोस्तों तो उसमें हल्की सी, आपने देखा होगा सर्दियों में जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं दोस्तों एक धुआं टाइप से आपको दिखता है, तो दोस्तों वो आपका जल बाहर निकलता है। ठीक है, तो 400 ml पर डे के हिसाब से दोस्तों जो है आपके लंग्स जो है वो आपकी बॉडी से पानी को निकालते हैं। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। स्लाइड में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट यानी कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट दोस्तों वो आपके 3 टाइप के यहाँ पर होते हैं दोस्तों। एक तो होता है आपका अमोनिया, एक होता है दोस्तों यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल, और दोस्तों तीसरा होता है आपका यूरिया। ठीक है, तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, तो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आपके जो जीव पाए जाते हैं दोस्तों उनको अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है दोस्तों। जो अपना दोस्तों वेस्ट दोस्तों अमोनिया के रूप में बाहर निकालता है उनको दोस्तों हम बोलते हैं अमोनियोटेलिक। ठीक है, जो दोस्तों अपना वेस्ट यूरिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं उनको हम बोलते हैं दोस्तों यूरिकोटेलिक, और दोस्तों जो अपना नाइट्रोजन युक्त वेस्ट यूरिया के रूप में बाहर निकालते हैं दोस्तों उनको हम बोलते हैं यूरियोटेलिक। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब कुछ आपको पता चल जाएगा इसकी वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आप बने रहें, बस सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ अमोनिया के बारे में, तो दोस्तों ये बहुत विषैला होता है। ठीक है, हाईली टॉक्सिक ये होता है अमोनिया। ठीक है, अब इसको दोस्तों बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता आपको पड़ती है। ठीक है, हटाने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, हटाने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, केवल जलीय जंतु ही इस हेतु सक्षम होते हैं। तो दोस्तों अमोनिया के रूप में जो अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं वो दोस्तों केवल कौन होते हैं? आपके जलीय जंतु ही इस अमोनिया के रूप में अपना वेस्ट बाहर निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं दोस्तों अकशेरुकीय कीटों को छोड़कर बोनी मछलियाँ, ये जितने भी दोस्तों जलीय जीव होते हैं अपना जो वेस्ट होते हैं उसको किस रूप में बाहर निकालते हैं दोस्तों? तो अमोनिया के फॉर्म में वो उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है, ऐसे जानवर जो मुख्य रूप से अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, डायरेक्टली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो जंतु अपना नाइट्रोजन युक्त वेस्ट दोस्तों अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकालते हैं उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? अमोनोटेलिक दोस्तों उनको बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना आप। अब देखिए दोस्तों दूसरा आपका नाइट्रोजन युक्त वेस्ट आता है आपका यूरिया। ठीक है, तो दोस्तों ये अमोनिया से कम विषाक्त यानी कि कम जहरीला होता है, कम विषैला होता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों देखिए अमोनिया दोस्तों क्या था आपका? बहुत विषैला था, तो उसमें बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता आपको पड़ रही थी बाहर निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन दोस्तों यूरिया अमोनिया से कम विषैला होता है, इसलिए इसमें अमोनिया से कम जल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं आपके बात करूँ दोस्तों, एग्जाम्पल इसके क्या होते हैं? उभयचर यानी कि एम्फीबियन, और दोस्तों स्तनपायी यानी कि मैमल्स। दोस्तों हम भी यूरियोटेलिक ही दोस्तों हम होते हैं। ठीक है, हम
आपका हम भी अपना जो अपना नाइट्रोजन युक्त वेस्ट है दोस्तों वो यूरिया के फॉर्म में ही बाहर निकालते हैं। ठीक है, जो पशु मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है उनको यूरियोटेलिक बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, हम जो मानव शरीर होता है दोस्तों उससे भी जो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट बाहर निकलता है दोस्तों वो यूरिया के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए तीसरा आपका आता है दोस्तों यूरिक एसिड। ठीक है, यानी कि यूरिक अम्ल। तो दोस्तों सबसे कम जहरीला ये होता है। ठीक है, सबसे कम जहरीला नाइट्रोजनी अपशिष्ट ये होता है। ठीक है, इसे हटाने के लिए बहुत कम मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसे अर्ध ठोस या पेस्ट के रूप में भी उत्सर्जित किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों ये डक हो गई, आपकी छिपकली हो गई दोस्तों, ये आपका क्या बोलते हैं दोस्तों इसको मेरे को नहीं पता, आप देख लेना अपने आप। ठीक है, तो ये दोस्तों अपना जो नाइट्रोजन युक्त वेस्ट है वो पेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं, जो जिसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, यूरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों, कीड़े, सरीसर, पक्षी आदि जितने भी होते हैं दोस्तों वो सभी अपना नाइट्रोजन युक्त वेस्ट यूरिक अम्ल के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। ठीक है, वे जानवर जो मुख्य रूप से यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं दोस्तों यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं मेनली आपसे बात करने वाला है जिसके बारे में, वो होता है दोस्तों हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में कितने ऑर्गन, आपके कितने अंग पाए जाते हैं दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका इसमें दोस्तों एक पेयर तो आपका इसमें किडनी पाई जाती है, यानी कि एक जोड़ी किडनी। ठीक है, एक आपकी लेफ्ट किडनी और एक और दोस्तों आपकी राइट किडनी। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक इसमें पाई जाती है दोस्तों एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। ठीक है, इसको आप बोलते हैं दोस्तों यूरेटर। ठीक है, एक होता है दोस्तों आपका एक मूत्रा से पाया जाता है ब्लैडर जिसको बोलते हैं, और एक मूत्र मार्ग यूरेथ्रा यानी कि इसमें एक पाया जाता है जहाँ से आपका फाइनली बाहर निकलता है आपका नाइट्रोजन युक्त वेस्ट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे एक लिखा गया है यहाँ पर रेनल धमनी। ठीक है दोस्तों, किडनी के पास जो प्योर ब्लड लेके आते हैं दोस्तों उसको हम बोलते हैं रेनल धमनी। और दोस्तों जब उसमें से ऑक्सीजन यूज कर ली जाती है दोस्तों किडनी के द्वारा, ठीक है, तो दोस्तों फिर क्या होता है उसके बाद रेनल सिरा में जो दोस्तों है आपका जो ब्लड होता है दोस्तों वो आपका चला जाता है, इम्प्योर ब्लड उसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, किडनी का काम क्या होता है ब्लड को फिल्टर करना इसका दोस्तों काम होता है। ब्लड में जितने भी आपकी घुली हुई अशुद्धियाँ होती है दोस्तों उनको फिल्टर कर लिया जाता है, किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए हम दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की किडनी के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ किडनी के अध्ययन को दोस्तों क्या बोला जाता है, आपका नेफ्रोलॉजी बोला जाता है। दोस्तों नेफ्रोलॉजी इसको क्यों बोल रहे हैं, किडनी की जो फंक्शन इकाई होती है दोस्तों वो होती है आपकी नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों नेफ्रोलॉजी, किडनी के अध्ययन को बोला जाता है दोस्तों नेफ्रोलॉजी। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके स्पेशलिस्ट यानी कि किडनी रोग विशेषज्ञ जो होते हैं दोस्तों उनको बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किडनी की शेप यानी कि आकार के बारे में, तो दोस्तों राजमा के आकार के ये होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इनके वजन के बारे में, तो दोस्तों 170 ग्राम एक किडनी का आपका वजन होता है। ठीक है, और इसका दोस्तों कार्य क्या होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है दोस्तों मूत्र का निर्माण करना। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ लोकेशन के बारे में दोस्तों, तो उदर गुहा के पीछे की तरफ ये आपका पाया जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो आपकी लोअर बैक होती है दोस्तों उससे हल्का सा ऊपर पीछे की तरफ ये पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पर आपकी रिब्स थोड़ी सी खत्म होने वाली हूँ दोस्तों वहाँ पर ये किडनी आपकी पाई जाती है दोनों तरफ। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे, बच्चों के गुर्दे का वजन 70 से 80 ग्राम लगभग पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए दोस्तों किडनी की अगर मैं लंबाई के बारे में बात करूं तो दोस्तों लंबाई इसकी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मोटाई की अगर मैं बात करता हूं इसकी दोस्तों 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और अगर मैं व्यास के बारे में बात करूं दोस्तों, डायमीटर यानी कि इसकी चौड़ाई के बारे में बात करूं, तो दोस्तों 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, ये जितने भी दोस्तों यहाँ पर आंकड़े लिखे गए हैं ये आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, कोई एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दी है। ठीक है, बाकी इनको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किडनी के फंक्शन के बारे में, तो दोस्तों ब्लड को छानने का काम ही करती है दोस्तों, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इसका कार्य होता है। ठीक है, आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे, एक आपको यहाँ पर दोस्तों एक नज़र आ रही है आपकी ब्लू कलर की दोस्तों आर्टरी, और दूसरी आपको नज़र आ रही है दोस्तों रेड कलर की एक नस नज़र आ रही है आपको। ठीक है, एक नली सी नज़र आ रही है दोस्तों। तो
जो रेड कलर की आपको नज़र आ रही है दोस्तों, ये प्योर ब्लड को आप लेकर आप आती है दोस्तों किडनी के पास। प्योर मतलब दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद किडनी क्या करती है दोस्तों, किडनी में भी दोस्तों जो सेल्स में आपकी ग्लूकोज जलता है दोस्तों, उसके बाद एनर्जी जो मिलती है दोस्तों, उसके बाद इसमें मिल जाती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, और ये चला जाता है दोस्तों आपके इसमें रेनल वेन यानी कि रेनल सिरा में दोस्तों ये ब्लड वापस चला जाता है। दोस्तों किडनी का काम क्या होता है, जब ब्लड किडनी के पास आता है दोस्तों, उसमें से अशुद्धियों को छांटने का काम इसका होता है दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों ऑक्सीजन का जो फिल्ट्रेशन होता है दोस्तों, वो काम करते हैं आपके लंग्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक। तो किडनी का मेन काम क्या है दोस्तों, खून को फिल्टर करना, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि आपकी बॉडी में दोस्तों 2 किडनियाँ पाई जाती हैं, 2 गुर्दे आपके बॉडी में पाए जाते हैं, 2 वृक्क पाए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा एक बात लिखी गई है दोस्तों, गुर्दे का सर्जिकल निष्कासन नेफ्रेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। यानी कि गुर्दे का जो दोस्तों ऑपरेशन करके जब आप एक किडनी बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं नेफ्रेक्टोमी, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में दोस्तों, किडनी की पोजीशन क्या होती है दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो आपकी 12वीं पसली होती है दोस्तों, उसके पीछे की तरफ ये आपकी किडनियाँ पाई जाती है, ठीक है। लोकेशन भी आपसे नहीं पूछेगा, बस आप नॉलेज के लिए इसको याद रखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मेनली बात करते हैं हम अपनी किडनी के बारे में। तो दोस्तों वृक्क धमनी गुर्दे को वृक्क जो धमनी होती है दोस्तों, गुर्दे को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति करती है दोस्तों, जब मैंने अभी भी आपको दिखाई थी रेड कलर की जो आती है, ठीक है। और वृक्क सिरा गुर्दे से ऑक्सीजन रहित यानी कि जब उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है दोस्तों, उसको एकत्र करती है कौन, वृक्क सिरा, ठीक है, यानी कि वेन, रेनल वेन, ठीक है। वृक्क सिरा में यूरिया की न्यूनतम मात्रा होती है, ठीक है। यूरिया की न्यूनतम मात्रा दोस्तों क्यों होती है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो वृक्क सिरा यानी कि रेनल वेन आपकी होती है दोस्तों, उसमें यूरिया की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है दोस्तों, क्योंकि यूरिया जो है दोस्तों आपका लीवर में बनता है, ठीक है। इसलिए जो लीवर की वाली सिरा होती है दोस्तों, आपकी हेपेटिक वेन होती है दोस्तों, उसमें यूरिया की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि रेनल वेन या फिर आपकी हेपेटिक वेन यानी कि वृक्क सिरा या फिर आपकी यकृत सिरा में से किस में दोस्तों यूरिया की मात्रा अधिकतम पाई जाती है, तो दोस्तों आप बोलेंगे हेपेटिक्स वेन यानी कि हेपेटिक सिरा में आपकी दोस्तों यूरिया की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों यूरिया लीवर में बनता है, ठीक है। और दोस्तों लीवर द्वारा ही वो दोस्तों आपकी यकृत सिरा में चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक। इसमें दोस्तों बहुत सारा लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, अगली नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, ठीक है। सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ आपसे रेनल कैप्सूल के बारे में, तो दोस्तों ये है आपकी रेनल कैप्सूल, जो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर आपकी पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पर पाए जाते हैं आपके रेनल कैप्सूल, ठीक है। और दोस्तों कॉर्टेक्स की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, देखिए तो ये जो आपको रेड रेड कलर के ऐसे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों, वाइट कलर में भी ये जो पेन से बनाई हुई रेखा है दोस्तों, ये आपके होते हैं दोस्तों कॉर्टेक्स, ठीक है। रेनल आर्टरी मैंने आपको ऊपर बताई थी दोस्तों, रेनल वेन भी मैंने आपको ऊपर बताई थी, ब्लू और रेड कलर की आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। और ये होता है दोस्तों आपका रेनल पेल्विस, ये वाला। ये होता है दोस्तों आपका यूरेटर, ठीक है, ये वाला। और दोस्तों रेनल पिरामिड्स दोस्तों ये होते हैं, इनमें दोस्तों बहुत सारी लाखों की संख्या में दोस्तों क्या पाए जाते हैं, आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। एक नेफ्रॉन के बारे में दोस्तों आपको मैं बता दूंगा, उसका आपको चित्र भी दिखा दूंगा, ठीक है। वहाँ से दोस्तों आपकी एक होती है उनमें दोस्तों कलेक्टिंग बाइल, ठीक है। तो दोस्तों उसमें आपका मूत्र जो है दोस्तों बहुत थोड़ा सा दोस्तों कलेक्ट होता है। फिर जो दोस्तों आपके सारे दोस्तों आपके रेनल पिरामिड्स होते हैं दोस्तों, उनके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर दोस्तों यूरिन का निर्माण करते हैं, और वो एक जगह यहाँ से होकर दोस्तों आपके मूत्र वाहिनियों के माध्यम से दोस्तों आपके ब्लैडर तक जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है, गुर्दे की श्रोणी मूत्र वाहिनी का बढ़ा हुआ ऊपरी सिरा है, वह नली जिसके माध्यम से मूत्र गुर्दे से मूत्राशय में प्रवाहित होता है, ठीक है दोस्तों, ये वाली नली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों
प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख जटिल ट्यूबुलर संरचनाएं होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, ये भी अभी मैंने आपको बताया कि लाखों की संख्या में आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, जो कार्यात्मक इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो किडनी की जो कार्यात्मक इकाई है दोस्तों वो क्या है आपकी नेफ्रॉन। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों एक नेफ्रॉन का चित्र दोस्तों आपका ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम दोस्तों नेफ्रॉन। ठीक है, आगे की स्लाइड में मैं आपको पूरा समझाता हूँ, पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए उस पर चलते हैं दोस्तों उस पर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये है आपकी पूरी किडनी। ठीक है, ये है आपका दोस्तों अभी जो मैंने आपको बताया था ये, और दोस्तों इसमें कई लाखों की संख्या में आपके नेफ्रॉन पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ से ये जूम करके आपका निकाला गया दोस्तों नेफ्रॉन का एक चित्र। ठीक है, इसी नेफ्रॉन के चित्र को दोस्तों आगे आपको समझना है। ठीक है, नेफ्रॉन का पिक्चर जो आपकी पूरी क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देखना। तो दोस्तों ये है आपका एक नेफ्रॉन का चित्र। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या पाया जाता है दोस्तों। एक होता है आपका इसमें ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पर देख सकते हैं कैपिलरी नेटवर्क दोस्तों इसमें होता है। ये दोस्तों रेड कलर के आपको कैपिलरीज यानी कि बहुत छोटी छोटी नलिकाएं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, एफरेंट एर्टियोल नैरो, एफरेंट एर्टियोल वाइड। ठीक है, देखिए दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे होंगे ये दोस्तों थोड़ा सा वाइड है यानी कि चौड़ा है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा पतला है यानी कि नैरो है। ठीक है, एक होती है दोस्तों आपकी समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, इसको बोलते हैं। एक होती है आपकी दूरस्थ कुंडलित नलिका, वो आप इसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है दोस्तों आपका बोमन कैप्सूल, ये जो कप जैसी शेप का आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल इसको। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों बोमन संपुट। ठीक है, कैपिलरी का नेटवर्क आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये रेड जहाँ तक ये जा रही है दोस्तों, ये पूरा नेटवर्क कैपिलरी नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो झूले टाइप का आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले का झूला। ठीक है, और ये होती है दोस्तों आपकी कलेक्टिंग डक्ट यानी कि यूरिन दोस्तों पूरा का पूरा यहाँ से पूरा फिल्टर होकर दोस्तों ये ऐसे घूम घूम के दोस्तों यहाँ पर आता है। ठीक है, और इसमें इकट्ठा होता है। ठीक है, तो एक नेफ्रॉन दोस्तों ये वाला पूरा कार्य करता है दोस्तों, और उसके बाद सारे नेफ्रॉन मिलकर आपका ऐसे ही दोस्तों क्या करते हैं यूरिन को कलेक्ट करते हैं, और दोस्तों मूत्र वाहिनी की हेल्प से दोस्तों वो कहाँ पर भेज देते हैं उसको ब्लैडर यानी कि मूत्राशय में आपके भेज देते हैं। ठीक है, तो ऐसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपसे दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हेनले का लूप कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन पाया जाता है दोस्तों उसमें होता है आपका हेनले का लूप। ठीक है, बोमन कैप्सूल का भी आप इससे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि बोमन कैप्सूल आपका कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों, तो किडनी में ये पाया जाता है। ठीक है, और किडनी में आपका हेनले का लूप पाया जाता है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से आपको याद रखने हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे वही आपका है बोमन संपुट। ठीक है, और ये है आपका ये वाला है दोस्तों आपका बोमन संपुट, ये जो कप जैसा शेप का आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये आपका लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों आपसे कि मेल और फीमेल का जो दोस्तों ब्लैडर यानी कि यूरेथ्रा आपका मूत्राशय होता है दोस्तों, वो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो दोस्तों मेल मेंबर की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो दोस्तों 800 ml इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, 800 ml तक इसमें जो यूरिन है दोस्तों वो स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, और फीमेल की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो 500 ml इसमें स्टोर हो सकता है। लेकिन दोस्तों जब आपको फीलिंग होती है दोस्तों, आपको यूरिनेशन का एहसास होता है दोस्तों, फीलिंग ऑफ यूरिनेशन, तो दोस्तों वो आपको जब आपके मूत्राशय में 200 ml के करीब दोस्तों आपका यूरिन इकट्ठा हो जाता है तो आपको यूरिनेशन का एहसास होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे मूत्र मार्ग की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ यूरेथ्रा, तो दोस्तों मेल मेंबर में थोड़ा सा दोस्तों आपका ये लंबा पाया जाता है, और दोस्तों फीमेल्स में थोड़ा सा छोटा पाया जाता है। ठीक है, आपको देखिए दोस्तों एक चमकीले ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला, इसके अंदर दोस्तों ये होता है फीमेल्स का आपका मूत्र मार्ग। ठीक है, और ये आपको इतना बड़ा जो नज़र आ रहा है दोस्तों ये होता है आपका मेल मेंबर का मूत्र मार्ग। ठीक है, यहाँ पर होता है आपका दोस्तों ब्लैडर यानी कि मूत्राशय, और यहाँ पर होता है दोस्तों फीमेल्स में आपका मूत्राशय। ठीक है, तो मेल मेंबर में 10 सेंटीमीटर के करीब इसकी लंबाई होती है दोस्तों, और फीमेल में दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर के करीब इसकी लंबाई होती है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों यूरोक्रोम के बारे में, अगर आपके दोस्तों जो यूरिन का कलर दोस्तों पीला होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, यूरोक्रोम के कारण वो होता है। ठीक है, और दोस्तों आपके यूरिन में जो दोस्तों गंध आती है वो होती है दोस्तों किसकी, NH3 की गंध वो होती है, यानी कि अमोनिया की गंध वो होती है। ठीक है, अमोनिया की वजह से आपके यूरिन में जो है गंध आती है, और दोस्तों यूरोक्रोम के कारण उसका कलर जो है वो थोड़ा सा येलो होता है। ठीक है,
यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि मूत्र का जो रंग है वो किसकी वजह से पीला होता है दोस्तों, तो आप बताएंगे यूरोक्रोम के कारण उसका रंग पीला होता है, ठीक है। और जो मूत्र में दोस्तों गंध आती है वो किसकी वजह से आती है दोस्तों, अमोनिया के कारण वो आती है, ठीक है, NH3 के कारण आती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इसी स्लाइड से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी PDF से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लेना, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों थोड़ा सा चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आई नीड योर हेल्प दोस्तों, ठीक है। चैनल से आप ज़रूर जुड़े। और अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपकी प्रैक्टिस के बारे में कि प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी दोस्तों, उस लिंक पर आप जब क्लिक करेंगे आपके सामने प्ले स्टोर खुल के आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर से आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लेना, और दोस्तों उस पर आपको क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों जब आप रजिस्टर कर लेंगे उसमें सर्च का एक ऑप्शन आता है दोस्तों, वहाँ पर आपको सर्च करना है EMRS लैब अटेंडेंट, ठीक है। बस इतना सही आपको सर्च करना है, आपके सामने एक टेस्ट सीरीज ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज में आपको क्या करना है, नामांकन कर लेना है, ठीक है। दोस्तों रजिस्टर करने के लिए आपको एक पास खरीदना पड़ेगा, उस पास को आप खरीद लेना, ठीक है। 299 रुपये का पास है, 1 साल के दोस्तों लिए वैलिड होता है वो, ठीक है। 1 साल के अंदर आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे दोस्तों, लगभग सभी एग्ज़ाम की आपको इसमें प्रैक्टिस सीरीज जो है दोस्तों देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आपका ऐसा नहीं है कि आप केवल इस पर EMRS लैब अटेंडेंट के लिए वो पास आपका यूज होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। 1 साल के अंदर आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे सबकी टेस्ट सीरीज आपको देखने को उसमें मिल जाएगी, ठीक है। आप सारे टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ टेक्स्ट बुक ऐप पे आपको ये पास खरीदने को या फिर वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए, दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ये वाला सेक्शन देख पा रहे होंगे, सिमिलर PYP। हाल ही में दोस्तों एक एग्ज़ाम हुआ था NVS लैब अटेंडेंट यानी कि नवोदय विद्यालय लैब अटेंडेंट का, ठीक है। उसका दोस्तों सिलेबस लगभग सेम था, एग्जाम पैटर्न भी लगभग सेम था, ठीक है। वो दोस्तों रियल पेपर यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप इसको जरूर अटेम्प्ट करके जाएं, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा आपको एग्जाम लेवल के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि दोस्तों EMRS का एग्जाम जो है वो पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर आपके पास नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इससे आइडिया हो सकता है कि कैसा एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आइडिया नहीं है कि EMRS लैब अटेंडेंट में लेवल कैसा पूछा जाएगा क्वेश्चंस का, ठीक है। इसके हिसाब से आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी जो है करने का आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लेना, ठीक है। और जब आप पास खरीदेंगे दोस्तों तो आपको ये वाला कोड यूज कर लेना है, ठीक है, TB09BV, ठीक है। इसको आप यूज कर लेना, आपको 10% का डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐप आप डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना, और दोस्तों पास खरीद के आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों 1-1.5 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लें, उसको 1-2 बार रिवाइज कर लें, और उसके बाद दोस्तों अपनी प्रैक्टिस में लग जाइए, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको डेली करनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।